जम्मू और कश्मीर, खूबसूरत मनाजिर की रिवायती सरजमीन, जहाँ बुलंद बाला पहाड़ों और हसीनो दिलकश वादियों के दामन में शफाफ पानी के चश्मे और दरिया बहते हैं। कश्मीर जिसे शायरों ने बहिश्ते अर्जी ठहराया, आज अपने पुरअमन बाशिंदों के हक में दहकता हुआ जहन्नुम बना दिया गया है। भारतीय हुक्मरान सन 47 से रियासती मुसलमानों को बड़े पैमाने पर ख़त्म करने और उनको कुचलने की पॉलिसी पर चल रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के पूरे इलाके में अवामी बगावत की आग भड़क उठने पर भारतीय हुक्मरानों का यह जुल्म सितम और ज़्यादा बढ़ गया है। कश्मीरी मुसलमानों के घर जलाए जा रहे हैं और उनकी बड़ी तादाद को सरहद पार धकेल दिया गया है। अपने आबाओ अजदाद की सरजमीन से निकाले जाने के बाद ये दुश्वार गुजार रास्तों से होते हुए आज़ाद कश्मीर के सिपाहियों की हिफाजत में एक नई सरजमीन में पनाह लेने के लिए आ रहे हैं। ये मजलूम कश्मीरी तबाहाली और बर्बादी का एक ऐसा मुरक्का है जो दिल हिला देने वाला है। इनका सिर्फ इतना कसूर है कि ये मुसलमान हैं और आज़ादी से मोहब्बत के साथ साथ गुलामी और जुल्म से गहरी नफरत भी रखते हैं। भारतीय मकबूजा कश्मीर में और दूसरे मकामात पर हुर्रियत पसंद कश्मीरी अपने मुस्तकबिल का खुद फैसला करने का हक मांग रहे हैं और यह हक एक ऐसा हक है जिसे सन 49 में अक़वाम मुत्तहिदा ने तस्लीम कर लिया था और भारत ने कश्मीरी अवाम की इस मांग को पूरा करने का वादा भी किया था, लेकिन उसने अपना वादा तोड़कर कश्मीरियों के मतालबे आज़ादी को दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल शुरू कर दिया। भारत ने कशीदगी को बरकरार रखने के लिए जंगबंदी लाइन की जानबूझकर खिलाफ वर्जियां शुरू कर दी। कारगिल की चौकियों पर भारत ने अगस्त सन 65 में कब्जा कर लिया और टिटवाल के इलाके में दर्रा हाजी पीर पर हमला किया। यह भारत के बैनुल अक़वामी समझौतों और वादों की खुली खिलाफ वर्जी थी। लेकिन फौरन ही आज़ाद कश्मीर की फौजें मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए हरकत में आ गईं। दुश्मन तादाद के लिहाज से कहीं ज्यादा था, मगर आज़ाद कश्मीर की फौजें बेमिसाल बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा करते हुए दुश्मन की सफ़ों को तोड़कर आगे बढ़ गईं। आज़ाद कश्मीर की फौजों ने भारतीय फौजों को भारी जानी नुकसान पहुंचाया। आज़ाद कश्मीर की फौजों के पीछे पीछे मुहिब्बे वतन कश्मीरी मुजाहिद भी चले, जो अपने वतन की आज़ादी को एक मुक़द्दस फरीज़ा समझते हैं। ये कश्मीरी मुजाहिद ऐसे दिलावरों का ग्रोह है जो आज़ाद कश्मीर की बहादुर फौजों के शाना बशाना लड़ रहे हैं। भारतीय फौज की जबरदस्त गोलाबारी से न डरते हुए ये कश्मीरी मुजाहिद अपनी मंजिल मकसूद की तरफ बराबर आगे बढ़ रहे हैं। इनके दिलों में आज़ादी का एक ऐसा शोला भड़क उठा है जो दुश्मनों और हमलावरों को जलाकर खाक कर देगा। अगस्त सन 65 के आखिर में भारत ने जिला गुजरात के छोटे से पुरअमन गांव आवान शरीफ पर गोलाबारी करके जारहियत के शोलों को पाकिस्तान के इलाके तक पहुंचा दिया। इस अंधाधुंध गोलाबारी में बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहा, शहरी इमलाक और जायदादों को भारी नुकसान पहुंचा। इस जालिमाना और इश्ताल अंगेज गोलाबारी ने पाकिस्तान की आज़ाद और खुद मुख्तार मुमलिकत को एक चैलेंज से दोचार कर दिया। अवान शरीफ के पुरअमन बाशिंदे अपने बचे कुचे सामान के साथ जिले के महफूज मकामात की तरफ चल खड़े हुए। पर भारत पाकिस्तान की सरहदों पर खतरनाक अंदाज में अपनी फौजें जमा करता रहा। पाकिस्तान इस सूरत हाल को एक खामोश तमाशाई की हैसियत से कुछ ज्यादा अरसे न देख सकता था। पाकिस्तानी फौजें आज़ाद कश्मीर के फौजियों के साथ तेजी से आगे बढ़ीं और छम में दाखिल हो गईं।
یہ ہے پاکستان کا جواب جو اس نے آزاد کشمیر پر بھارتی حملے کے بدلے میں دیا۔ پاکستانی فوجوں کی جوابی کارروائی سے بھارتی حملہ آور بوکھلا اٹھے۔ پاکستانی فوجیں دشمن کو پیچھے ڈھکیلتی ہوئی برابر آگے بڑھتی گئیں۔ اپنی پیش قدمی کے چند گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے چھم کو آزاد کرا لیا۔ بھارتیوں کے اہم فوجی اڈے اکھنور کی طرف بڑھتے ہوئے پاکستانی فوجیں دریائے توی پار کر رہی ہیں۔ ادھر پاکستانی فوجیں دریائے توی پار کر رہی ہیں تو ادھر جنرل آفیسر کمانڈنگ میدان جنگ میں اپنے اعلیٰ افسروں سے جوڑیاں کے اہم قصبے کی طرف پیش قدمی کے منصوبے پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ پاکستانی فوجوں کی جوڑیاں کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے بھارتی فوجوں سے ٹروٹی کے مقام پر پہلی بڑی لڑائی ہوئی۔ کافی عرصے سے بھارتی فوجوں نے اس بلند مقام پر اپنی مورچہ بندی بہت مضبوط کر رکھی تھی۔ پاکستانی فوجیں ایک گھمسان جھڑپ کے بعد بھارتی دفاع کو ختم کر دیتی ہیں۔ پاکستانی جوان فاتحانہ انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں اور پاکستانی فوج دشمن پر بھاری گولہ باری کر کے اس کے چھتڑے اڑا رہا ہے۔ پانچ ستمبر سن 65 کو جوڑیاں فتح ہو جاتا ہے۔ فوجی نقطہ نظر سے یہ اس علاقے کا ایک اہم مقام ہے۔ بھارتی فوجیں انتہائی بزدلی سے الٹے پاؤں بھاگتے ہوئے اپنے جنگی ساز و سامان کا بڑا حصہ پیچھے چھوڑ جاتی ہیں۔ دشمن کے ٹینک، بختر بند گاڑیاں، چھوٹے ہتھیاروں اور گولہ بارود کی ایک بڑی تعداد پورے علاقے میں بکھری پڑی ہے۔ پاکستانی کوئی 24 بھارتی ٹینکوں پر قبضہ کرتے ہیں، جن میں سے 20 ٹینک بالکل اچھی حالت میں ہیں اور استعمال کے قابل ہیں۔ بھارتی فوجیں سر پر پاؤں رکھ کر بھاگتے ہوئے اپنے پیچھے اتنی توپیں چھوڑ گئی ہیں جو توپ خانے کی پوری 2 ریجمنٹوں کے لیے کافی ہو سکتی ہیں۔ چھم سیکٹر میں پاکستانی فوج کی کارروائی اعلیٰ درجے کی منصوبہ بندی اور فوجی مہارت کا شاہکار تھی۔ ہماری فوجوں نے برق رفتاری سے آگے بڑھ کر اور کاری ضربیں لگا کر فوج کو ایک یادگار سبق دیا اور 5 دن کے اندر اندر 340 مربع میل کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔
کشمیر میں شکست کھا کر بھارت نے سارے اخلاقی ضابطوں سے بے نیاز ہو کر 6 ستمبر سن 65 کی صبح کو اچانک پاکستان پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کا نشانہ لاہور کو بنایا گیا ہے۔ پاکستانی فوجیں جو اپنی آزادی کے تحفظ میں بڑی سے بڑی قربانی سے دریغ نہیں کرتی، حملہ آور کے مقابلے میں ڈٹ گئیں۔ بھارتی پیدل فوج کے 2 ڈویژن بختر بند ریجمنٹوں اور بھاری گولہ باری کی آڑ میں BRB نہر کے کنارے تک پہنچ گئے۔ بھارت کے زبردست حملے کو روکنے کے لیے سب محاذوں پر تیز رفتاری سے فوجی کمک بھیجی جا رہی ہے۔ پاکستانی فوج دشمن پر زبردست گولہ باری کر رہی ہے اور پوری نہر کے کنارے گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے۔ اسی لمحے صدر مملکت اور سپریم کمانڈر فیلڈ مارشل محمد ایوب خان عوام کے نام پیغام نشر کرتے ہیں۔ صدر محترم کہتے ہیں، پاکستان کے 10 کروڑ عوام کے لیے آزمائش کا وقت آ گیا ہے۔ آج صبح ہندوستانی فوج نے لاہور پر حملہ کر دیا ہے۔ People of Pakistan whose hearts beat with the sound of La ilaha illallah Muhammad Rasulullah will not. ہمارے عوام جن کے دل کلمہ شہادت سے معمور ہیں، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ دشمن کی توپیں ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں۔ بھارتی حکمرانوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ کس قوم سے نبرد آزما ہیں۔ جنگ شروع ہو گئی ہے، آگے بڑھیے اور دشمن کے حملے کا منہ توڑ جواب دیجیے۔ God is with you. پوری قوم فرد واحد کی طرح اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ محاذ پر دشمنوں سے لڑتے ہوئے بہادر فوجیوں کو شہری آبادی سے مدد مل رہی ہے، جس نے بے مثال اتحاد، تنظیم اور ہمت کا مظاہرہ کیا ہے۔ خدا کی ذات پر مکمل بھروسے، اپنے موقف کی صداقت اور اپنی مسلح فوجوں کی طاقت پر مکمل اعتماد کے ساتھ ہماری قوم متحد ہو کر حملہ آور کو شکست فاش دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ لاہور پر بھارتی فوج کی پیش قدمی رک جاتی ہے۔ بری فوجوں کی مدد کے لیے پاکستانی فضائیہ بھی برف رفتاری سے حرکت میں آ جاتا ہے۔ گھمسان کی جھڑپوں میں دشمن زمین پر اور فضاؤں میں تباہ ہو رہا ہے۔ BRB نہر کے پورے کنارے پر شمال میں بھینی سے جنوب میں برکی تک کوئی 30 میل لمبے علاقے میں بھارتی حملہ آوروں کو 4 چوٹ کی مار دے کر پسپا کر دیا گیا ہے۔ بھارتی کمانڈروں نے دن کے دن لاہور فتح کرنے کا جو خواب دیکھا تھا وہ چکنا چور ہو چکا ہے۔ شروع کی پیش قدمی کے بعد بہادر پاکستانی فوجوں نے بھارتیوں کا حملہ روک دیا ہے۔ اب پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے بڑھ چڑھ کر حملے شروع کر دیے ہیں۔ فضا شاہینوں سے بھر گئی ہے جو جھپٹ جھپٹ کر دشمن کے جہازوں کو گرا رہے ہیں اور انہیں میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ لاہور پر حملے کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے بھارتی فوج قصور پر حملہ کرتی ہے۔ پاکستانی فوجیں دشمن کی اس نئی کارروائی کا فوری جواب دیتی ہیں۔ ہماری دلیر فوجیں روہی نالے کے کنارے مورچہ بندی کرتی ہیں۔ ادھر پاکستانی پیدل فوج بختر بند دستے اور توپخانہ دشمن سے برسر پیکار ہیں، تو ادھر فوجی انجینئر روہی نالے پر ایک پل بنانے میں مصروف ہیں۔
غیر معمولی تیز رفتاری اور مہارت کے ساتھ وہ پل بنا لیتے ہیں۔ اب لڑائی نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اور ہوا کا رخ بدل گیا ہے۔ پاکستان کی بہادر فوجیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ اب پاکستان کی دلیر فوجیوں نے جنگ کو خود بھارت کی سرزمین تک پہنچا دیا ہے۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پاکستانی فوجیں بھارتی شہر کھیمکرن تک پہنچ جاتی ہیں۔ کھیمکرن دشمن کا ایک مضبوط گڑھ ہے جس کی فتح بھارتی حملہ آوروں کی شکست اور پاکستان کی دلیر فوجیوں کا ایک اہم کارنامہ ہے۔ اسی سیکٹر میں بیدیاں کے مقام پر بھارتی فوج نے ایک اور بھاری حملہ کیا، مگر اس حملے کو بھی پاکستان کی بہادر فوجوں نے پسپا کر دیا۔ یہاں بھی گھمسان کا رن پڑا ہے۔ بھارتی فوجی بیدیاں بند پر قبضہ کرنے کے لیے سرتوڑ کوشش کرتے ہیں اور یہاں سے وہ لاہور قصور روڈ پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری تیز رفتار پیدل فوج دشمن کے دانت کھٹے کر دیتی ہے اور ایک فیصلہ کن لڑائی میں دشمن کے منصوبے کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ بالآخر پاکستانی فوج جوابی حملہ کر کے دشمن کو اپنے ہی علاقے میں پسپا ہو جانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ پاکستان کے جالے جوان دشمن کو اس کی جارحانہ کارروائی کی مہنگی قیمت ادا کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ لاہور کا محاذ ہو یا کھیمکرن کا یا بیدیاں کا، بھارتی فوج کو ہر محاذ پر منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ دشمن ٹینکوں، گاڑیوں اور ہتھیاروں کی بھاری مقدار چھوڑ کر بھاگتا ہے۔ بھارتی فوجوں کے اس چھوڑے ہوئے سامان جنگ سے میدان جنگ بھرا پڑا ہے۔ بھارتی فوجیوں اور افسروں کی ایک بڑی تعداد کو قید کر لیا جاتا ہے۔ یہ جنگی قیدی سیاسی اور فوجی ناعاقبت اندیشی کا کھلا ثبوت ہیں۔ لاہور پر اپنے ناکام حملے کے 3 دن کے اندر اندر بھارتی فوجیں سیالکوٹ پر ایک نیا محاذ کھول دیتی ہیں۔ اس سیکٹر میں گھمسان کا رن پڑتا ہے۔ پاکستانی توپیں دشمن پر آگ اور پگھلے ہوئے سیسے کی بارش کر رہی ہیں۔ دشمن اپنی پوری بختر بند قوت کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور ہر لمحے تازہ دم ٹینک اور پیدل فوج میدان جنگ میں جھونکتا جاتا ہے۔ سیالکوٹ پر ٹینکوں کی سب سے بڑی اور بھیانک جنگ لڑی جا رہی ہے۔ پاکستانی ٹینک گڑگڑاتے دشمنوں کو تہوبالا کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ اس محاذ پر بھارتی فوجوں کی لہر پر لہر آئی، لیکن ہر بار پاکستانی دفاع کی مضبوط و مستحکم چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گئی۔
है वो कीमत जो भारतीयों को सियालकोट पर अपने बुज़दिलाना हमले के नतीजे में भुगतना पड़ी है। दुश्मन को सियालकोट और चविंडा के इलाकों से पसपा कर दिया जाता है और पाकिस्तानी फौजें इस सेक्टर में सूरत हाल पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेती हैं। दूसरे महाजों की तरह भारतीय फौज इस महाज से भागते हुए बड़ी मिकदार में सामान जंग छोड़ गई जो पाकिस्तानी फौजों के कब्जे में आ गया। इस लड़ाई में भारतीय टैंकों की रेजिमेंटें तबाह हो गईं और भारत की एक मशहूर टैंक रेजिमेंट पूना हॉर्स का तो नामो निशान तक मिट गया। यहां भी भारतीय फौजियों की एक बड़ी तादाद को कैदी बना लिया गया। हिंदुस्तान अब अंधाधुंध हमलों पर उतर आया है। सारे बैनुल-अक़वामी कायदों और समझौतों को तोड़कर वो अस्पतालों, रिहायशी इमारतों और इबादत गाहों पर बमबारी करता है। इन हमलों का शिकार होने वाले बेगुनाह शहरियों को हमारे अस्पतालों में हर मुमकिन तिब्बी इमदाद पहुंचाई जाती है। आजमाइश के इस दौर में दोस्त ममालिक बर वक्त इमदाद पहुंचाते हैं। तुर्की और ईरान डॉक्टर और नर्सें भेजकर हमसे अपने बरादराना ताल्लुकात को और मुस्तहकम करते हैं। हमने जो अजीम दिफाई जंग लड़ी है, सारी दुनिया उससे मुतासिर है और हिंदुस्तान के हमले की मजम्मत करती है। सदर अयूब अस्पतालों में जाकर जख्मी सिपाहियों की इयादत करते हैं। वो जब उनकी मिजाज पुरसी करते हैं, उनके इलाज मुआलजे की बातें करते हैं और उनकी हिम्मतें बढ़ाते हैं, तो हर सिपाही उनसे एक ही आरजू का इजहार करता है कि अल्लाह ताला उसे जल्द अज जल्द सेहतयाब करे ताकि वो फिर वतन का दिफा कर सके। भारतीय जंग का दायरा वसी करने के लिए जुनूब में एक और महाज खोलते हैं। सुलेमान की के मकाम पर मुट्ठी भर पाकिस्तानी फौजी डेजर्ट रेंजर्स की मदद से दुश्मन का मुकाबला करके उसे शिकस्त फाश देते हैं। वो दुश्मन की कई चौकियों को तबाह करके उसके काफी इलाके पर कब्जा कर लेते हैं। अब पाकिस्तानी जवान भारतीय कस्बे फाजिल्का तक पहुंच जाते हैं। वेस्ट पाकिस्तान रेंजर्स के जवान पाकिस्तानी फौज के जवानों के शाना बशाना लड़ते हुए अपना लोहा मनवा लेते हैं। अगरचे इलाका दुश्वार गुजार है, मगर पाकिस्तानी जवान किसी रुकावट की परवाह न करते हुए भारतीय इलाके में बहुत दूर तक अंदर घुस आते हैं। यहां भी भारतीय फौज की कई मजबूत चौकियों पर हमारा कब्जा हो जाता है। इस इलाके में फतेहमंद पाकिस्तानी जवान एक मस्जिद को पाते हैं जिसमें आजादी मिलने के बाद से पहली बार अल्लाह का नाम गूंजता है। जुनूब में भारतीय फौजें जंग का दायरा और ज्यादा वसी करती हैं। उन्होंने पाकिस्तानी इलाके में गडरा की चौकी पर हमला किया। हमारी फौजों ने फौरन ही तेज रफ्तार जवाबी कार्रवाई की और दुश्मन से नबरदाजमा हुई। पाकिस्तानी फौज चढ़ते समंदर के तूफान की तरह राजस्थान में दलेरी से आगे बढ़ रही है। मजबूती से मोर्चाबंदी करके पाकिस्तानी फौज ने भारत के रेलवे स्टेशन मोना बाव पर तारीखी हमला करने का मंसूबा बनाया। हमारे जवान रेगिस्तान का सीना चीरकर मोना बाव की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए दुश्मन की रही सही इक्का दुक्का मोर्चाबंदियों को खत्म किया जा रहा है।
देखते देखते मोनाबाव से भारतीय फौज के कदम उखड़ गए और हमारी बहादुर फौज खोखरा पार से मीरपुर खास के सरहदी रास्ते पर वाक़े इस अहम रेलवे स्टेशन पर काबिज हो जाती है। इस तरह तादाद के लिहाज से अपने से कहीं ज़्यादा बड़े दुश्मन के मुकाबले में एक और फैसला कुन फतेह हासिल करती है। मोनाबाव की फतेह के बाद दलेर पाकिस्तानी फौज की पेशकदमी को कौन रोक सकता है। पाकिस्तानी फौज भारतीयों को भगाती और उनकी चौकियों को फतेह करती बराबर आगे बढ़ती जा रही है और दुश्मन के इलाके के एक बड़े हिस्से पर काबिज हो चुकी है। राजस्थान सेक्टर में डाली पर दोबारा कब्जा करना पाकिस्तान की फौज का एक और अहम मकसद है। हमारे तोपची अपनी तोपों और मोटरों से निशाना लेकर दुश्मन के ठिकानों पर आग बरसाना शुरू कर देते हैं। इस गोलाबारी के साथ ही बहादुर पैदल फौज के दस्ते आगे बढ़ते हैं। इसी फौज के हाथ भारतीय फौज के कई टैंक पड़ जाते हैं। डाली पर दोबारा कब्जा हो जाता है। दूसरे महाजों की तरह डाली में भी भारतीय फौजी साजो सामान की भारी तादाद छोड़कर भागते हैं। पाकिस्तानी फौजें बराबर आगे बढ़ रही हैं और मालेसार, किशनगढ़, शादेवाला, गटारू, सुंदरा, मोनाबाव और केलनार पर कब्जा करके इस सेक्टर में दुश्मन के 1300 मुरब्बा मील के इलाके पर काबिज हो गई हैं। फतह मुबीन पाकिस्तान की बहादुर फौजों का नारा है। कश्मीर में भारत की फौजों ने जो जारहाना कार्रवाई शुरू की थी, अब उसे सब महाजों पर उसकी पूरी कीमत भुगतना पड़ी है। पाकिस्तानी फौजें कश्मीर से राजस्थान तक दुश्मन के 1600 मुरब्बा मील के इलाके पर काबिज हो चुकी हैं। 23 सितंबर 1965 को अक़वाम मुत्तहिदा की अपील पर पाकिस्तान लड़ाई बंद करना मंजूर कर लेता है। तोपें गोलाबारी बंद कर देती हैं, लेकिन जाले फौजी हमेशा की तरह चाको चौबंद अपने अपने मोर्चों पर डटे रहते हैं। एहसानमंदी और तशक्कुर के जज्बात से मामूर पाकिस्तानी कौम इस जंग में शहीद होने वालों और जाबाजों को खराज अकीदत पेश करती है। पाकिस्तानी फौज के कमांडर इन चीफ मुख्तलिफ महाजों पर फौजों का मुआयना कर रहे हैं और छम से राजस्थान तक के महाजों पर जाबाज मुजाहिदों को एजाज़ात देते हैं। लाहौर, सियालकोट और दूसरे मकामात पर कमांडर इन चीफ वतन के जाले मुहाफिजों को सराहते हैं और उनको मैदान जंग में बहादुरी के आला जौहर दिखाने पर एजाज़ात दे रहे हैं। ये वो बहादुर हैं जिन्होंने अपने खून से हिम्मत और फ़र्ज़ शनासी की नाकाबिल फरामोश दास्तानें लिखी हैं। पाकिस्तानी फौज के अफसरों की बेनज़ीर दिलावरी और क़यादत ने न सिर्फ जवानों की हिम्मतें बुलंद की, बल्कि पूरी कौम की हिम्मत को ऊंचा कर दिया। उनके बहादुराना कारनामे हमेशा याद रखे जाएंगे और उन्होंने अपनी आज़ाद और ख़ुद मुख्तार कौम की तारीख़ में जिस दरख्शां बाब का इजाफा किया है, उसकी वजह से उन्हें रहती दुनिया तक फरामोश नहीं किया जा सकता। सदर पाकिस्तान सुप्रीम कमांडर फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान अपने बहादुर जवानों से मुलाकात करने के लिए महाजों का दौरा कर रहे हैं। सुप्रीम कमांडर को अपने दरमियान पाकर बहादुर जवानों की हिम्मतें और ज़्यादा बुलंद हो गई हैं। ये काबिल फ़ख्र मौका बड़ी मसर्रत और इंबसात का है। इस मौके पर बहादुरी के कारनामों को दोहराया जा रहा है।
इस गर्मजोश मुसाफे का मतलब बहुत वाज़ेह है। ये एक ऐसी खामोश ज़बान है जिसे बहादुर ही समझ सकते हैं। पूरी जंगबंदी लाइन पर पाकिस्तानी फौजें मुस्तैद और चौकन्ना हैं। जंगबंदी गैर यकीनी नौइयत की है क्योंकि दोनों फौजें एक दूसरे के मुकाबिल हैं। पाकिस्तानी अफसर भारतीय फौजों की जंगबंदी की बार बार खिलाफ वर्जियों से अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सिरों को मौके पर मुत्तला करते हैं। भारत की तरफ से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के वाक़यात सैकड़ों तक पहुंच जाते हैं। भारत से यह जंग पाकिस्तान ने नहीं छेड़ी थी। पाकिस्तान अमन चाहता है, ऐसा अमन जो इज्जत और इंसाफ के साथ मिले। दिसंबर सन 65 के आखिर में सदर पाकिस्तान तलाश अमन के तारीखी मिशन पर रवाना हो जाते हैं। बर्रे सगीर में पायदार अमन के क़याम के लिए इस वक्त सारी दुनिया की निगाहें आप पर लगी हुई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में जनरल असेंबली को खिताब करते हुए सदर अयूब एक बार फिर अमन के उसूलों पर पाकिस्तान के पुख्ता यकीन का इजहार करते हैं। साथ ही वो दुनिया पर यह भी जोर देते हैं कि कश्मीर के मसले को जल्द अज जल्द बाइज्जत अंदाज में हल कराया जाए और कश्मीरी अवाम को उनका हक़ खुद इरादियत ज़रूर मिलना चाहिए। पाकिस्तान अपनी अमन की कोशिशें जारी रखता है। जनवरी सन 66 के शुरू में सोवियत रूस के वजीर आज़म की दावत पर सदर मुमलिकत जमहूरिया उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद जाते हैं। इस कदीम शहर के रहने वाले पाकिस्तान के सरबराह मुमलिकत का बड़े जोश व खरोश से अजीमुश्शान इस्तकबाल कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस हॉल में रूस के वजीर आज़म पाकिस्तान और भारत के लीडरों का खैर मकदम कर रहे हैं। एक हफ्ते की बातचीत के बाद पाकिस्तान और भारत के मुदब्बिर तारीख भारत एक बार फिर यह वादा करता है कि वो कश्मीर के तनाज़े को पाकिस्तान के साथ पुरअमन और बाइज्जत तरीकों से तय करेगा। भारत ने तनाज़े कश्मीर के बारे में यह इकरार किया कि यही वो झगड़ा है जिसने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को ख़राब कर रखा है। सारी दुनिया ताशकंद ऐलान का खैर मकदम करती है और इसे बैनुल अक़वामी अमन और मुफाहमत के मैदान में एक अहम संग मील करार देती है। सदर पाकिस्तान को उनकी दानिशमंदी के लिए बेहद सराहा जाता है। हुर्रियत पसंद और हुनरमंद कश्मीरी अवाम जहद आज़ादी में इस उम्मीद के साथ लगे हुए हैं कि एक न एक दिन इनके इस परेशान हाल वादी में अमन का दौर दौरा होगा। बेशुमार कश्मीरी आज भी अपने घरों से ज़बरदस्ती निकाले जा रहे हैं। ये तबाह लोग अपने मसाइब के खात्मे के मुंतज़िर हैं। यही हमारी कुर्बानियों और हमारे शहीदों के खून का तकाजा है। वक्त आ गया है कि भारत कश्मीर के मसले को पुरअमन तरीके से हल करने पर राजी हो जाए। ऐसा होने पर ही कश्मीरी अवाम हकीकी आज़ादी और सारी दुनिया पायदार अमन के मफहूम से आशना हो सकती है।